हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग जो है कि एनसीईआरटी की में जो रोटेशनल मोशन चैप्टर है उसकी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है। और हम लोगों ने लगभग 11 क्वेश्चन कर लिए थे। हम लोग अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। जो हमारा था ये क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 12, है ना। हमने 11 कर लिया था इधर, अब आपका नंबर आएगा आपका 12। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, आराम से पढ़ते हैं। अ चाइल्ड स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ द टर्न टेबल विथ हिज टू आर्म्स आउटर स्ट्रेच्ड। आउट स्ट्रेच्ड, क्या किया उसने, अपने दोनों हाथ को बाहर की तरफ खोल दिया। द टर्न टेबल इज सेट टू रोटिंग विद एंगुलर स्पीड 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में 40 रिवोल्यूशन। हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड if he fold his hands back and thereby reduces his moment of inertia 2 by 5 times the initial value. Assume that the turntable rotates without friction. बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहली बात मैंने आपको बताया था कि अगर एक टर्न टेबल पे आप खड़े हो जाओ और उसको एक बार रोटेट करा के छोड़ दो तो टर्न टेबल पर लगने वाला जो टॉर्क हो गया वो जीरो हो गया, क्योंकि वो अब उस पर बाहर से फोर्स कोई लगा नहीं रहा है, अब वो रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। रोटेशन में क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगी और साथ में क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम भी आएगा और एंगुलर वेलोसिटी भी आएगी, है कि नहीं बेटा जी। और इसके बाद अब देखना हमको है कि जब वो बंदा अपने हाथ को खोला हुआ है, आउट स्ट्रेच्ड किया हुआ है, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। इसके बाद उसने क्या किया, तो दिया यहाँ पर है कि रोटेशन एंगुलर स्पीड दिया है ना, यहाँ पर कितना दिया है, ये आपको दिया है एंगुलर स्पीड दिया है 40 रिवोल्व पर, जब उसने अपने आउट हैंड को ओपन कर दिया है। हाउ मच कर रहा है कि एंगुलर स्पीड, अब आपसे एंगुलर स्पीड पूछ रहा है जब उसने क्या है, अपनी हैंड को फोल्ड कर लिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकारा रिड्यूसेस से कितना है, 2/5 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान देना कि जैसा क्वेश्चन में कहा गया, अगर सोल्यूशन की बात करें हम लोग तो आप कहोगे सर एज फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन जीरो दिया हुआ है कि नहीं है। अब फ्रिक्शन अगर जीरो है तो बाहर से कोई फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्सटर्नल क्या है, एफ एक्सटर्नल क्या होगा तुम्हारा नेट, ये आपका जीरो होगा। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, अच्छा एफ एक्सटर्नल भी जीरो है, साथ में जो है आपका टॉर्क भी तो जीरो है ना, ये जीरो है एंड नेट टॉर्क भी क्या उस पर है, जीरो है। अगर ये कंडीशन है तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा एल, वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और एल इक्वल टू होता है आई ओमेगा, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि I1 ओमेगा 1, ठीक है ना। ये बिफोर फोल्डिंग हैंड्स, जब उसने हैंड को क्या है फोल्ड नहीं किया, स्ट्रेच किया है, तब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, ओमेगा 1 क्या उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ये कब के लिए है, ये आपका जो ये जो एंगुलर मोमेंटम है पूरा मिला करके ये कब है, जब उसने क्या है अपने हैंड को फोल्ड कर लिया, ठीक है भाई जी। ओमेगा 1 कितना दिया है आपका, 40 रिवोल्यूशन पर मिनट दिया है, ठीक है भैया जी। तो यहाँ से बोलो I2 क्या आ जाएगा, निकाल लो। I2 आपको क्या दिया, देखो ध्यान से, यहाँ पर कहा जो I2 है वो 2/5 क्या है, टाइम्स हो गई I1 की। तो I2 दिया है आपका 2/5 I1, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ से बोलो ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 इज इक्वल टू, हमें ओमेगा 2 निकालना ना, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है ओमेगा 2, ये क्या होगा I1/I2 इंटू ओमेगा 1। जो ओमेगा 2 आ जाएगा वो I1 कितना हुआ आपका, I1 को I1 रहने दो, इसको क्या कर दो 2/5 कर देंगे, बोलो बच्चा जी। तो 2I1 इंटू 5 ऊपर आ जाएगा और इंटू आ जाएगा तुम्हारा ओमेगा 1। I1 से I1 कट गया, है कि नहीं बेटा जी। अब यहाँ से आपका ओमेगा 2 आ जाएगा। अब 2 से क्या है, ये आपका ओमेगा 1 कितना है, ये ओमेगा 1 दिया आपको है 40 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो यहाँ रख दो 5/2 इंटू 40, यह आ जाएगा 20, यह जाएगा तुम्हारा 100 आ जाएगा ये ओमेगा 2 रिवोल्यूशन पर मिनट।
तो आप देख रहे हो कि जो ओमेगा 2 होगा वो आपको बढ़ के मिलेगा, है कि नहीं बेटा जी। पहले कितना था, 40 था, अब कितना हो गया, 100 हो गया। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। अब साथ में ये भी कह रहा है कि शो दैट द चाइल्ड न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन दैट ऑफ इनिशियल। मतलब अब ये कह रहा है कि जब उसने अपना हाथ क्या है ओपन किया हुआ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मोर होगी इन कंपेयर टू द इनिशियल काइनेटिक। मतलब बोल रहा है कि सो दैट द चाइल्ड न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर। मतलब जब उसने क्या किया, अपने हैंड को फोल्ड कर लिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी, और जब उसने स्ट्रेच किया हुआ है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो। तो बोल रहा है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, मतलब हाथ को फोल्ड किया तो उस टाइम पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू इनिशियल। उसको भी निकाल लेते हैं। तो आप बताओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, 1/2 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। क्यों बच्चा जी, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/2 I1 40 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 800 I1 आ जाएगा। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, 1/2 I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो 1/2, अब I2 की वैल्यू क्या है, I1 के टर्म में क्या होगी, बोलो जी, 2/5 I2, 2/5 I1 होगी, ये I2 की वैल्यू इंटू ओमेगा 2 क्या है, 100 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो 2000 I1। यहाँ देख रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो क्या हो रही है, वो ग्रेटर किससे है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल से। यहाँ आपने इसको प्रूव भी कर दिया। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहा हो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अ रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। ये आपका सिलेंडर है, इसका मास कितना दिया हुआ है 3 kg, और क्या दी, इसकी रेडियस क्या दी गई है 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। जब ये रोटेट करेगा, फोर्स लगाओगे तो घूमना शुरू करेगा ये। इफ़ द रोप इज पुल्ड विथ फोर्स 30 न्यूटन, व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। ये भी आपको निकालना है, ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप, और साथ में क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये वाला टर्म। इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान दो कैसे निकालेंगे। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके लिए क्या है, जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ना, यहाँ जो आपका होता है एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ना, उसको अल्फ़ा बोलते हैं। अल्फ़ा कितना होता है, टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। टॉर्क होता है क्या है, आई इंटू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या होगा, टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चाहिए और इस पर लगने वाला टॉर्क भी चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे। बोलो बच्चा जी, तो पहले निकालो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर हम आई निकालना चाहते हैं कि अगर ये सिलेंडर क्या तुम्हारा रोटेट कर रहा है तो ये क्या होता है, सिंपल mr² होता है। तो मास कितना दिया इसका है 3 दिया हुआ है, और r कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करेंगे मीटर में 0.4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.48 kg मीटर स्क्वायर। ये आ गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर आ गया, ठीक है ना। तो टॉर्क ऑन सिलेंडर क्या होगा, टॉर्क ऑन सिलेंडर क्या होगा, टाउ होता है फोर्स इंटू आर, है ना, फोर्स इंटू आर। तो फोर्स कितना तुम्हारा लगा बेटा जी 30 न्यूटन आपका लगा है, 30, और इंटू आर की वैल्यू क्या दी गई, वही 0.4 रखोगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 न्यूटन मीटर। ये आपका आ गया टॉर्क, आ गया इनर्शिया आ गई। अब निकाल लो बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन मोशन, बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। क्या होगा बेटा जी, ये कहता है कि टाउ इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, सिंपल आई इंटू अल्फ़ा होता है, यही ना। तो फिर यहाँ से वही फार्मूला आपका अल्फ़ा इक्वल टू क्या आएगा, टाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ कितना आया तेरा 12 आया, ये कितना आया 0.48 आया। सॉल्व करेगा ये तो आ जाएगा 25 रेडियन
पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकल गया। और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन। अब आपने क्या किया, इस रोप को आपने खींचा है ना, ये रोप आएगी इस तरीके से, तो इस रोप में क्या डेवलप होगा, क्योंकि मान लो आपने कहा कि सिलेंडर जब रोटेट कर रहा है तो इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, अल्फ़ा है। तो इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा नीचे आने का, ये होगा तुम्हारा कितना होगा, आर इंटू अल्फ़ा। ये आपने पढ़ा होगा कि जो टेंजेंशियल होता है यानी जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है क्या आर इंटू क्या होता है, अल्फ़ा होता है। तो आप यहाँ कहोगे सर लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बोलो जी, ये हो जाएगा सिंबल ए टी आर इंटू अल्फ़ा। आर बोल कितना है बेटा जी, आर आपका है 0.4 है, इंटू क्या है अल्फ़ा आपका 25 निकाल चुके हो, तो ये आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे क्वेश्चन की डिमांड है उसी प्रकार से आप आगे चलोगे। पहले देख लो कि निकालना क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका पहले लिख लो फार्मूला, फिर पता करो कि इसमें क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, कि इससे निकल जाएगा। टाउ निकाल लिया, आई निकाल लिया, तो आपका अल्फ़ा मिल गया। अल्फ़ा मिलते ही क्या आपको टेंजेंशियल मतलब लीनियर मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो सारी वैल्यू आप 1 बाई 1 करके कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन आ गया आपका पावर से। टू मेंटेन अ रोटेटर एट यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 200 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना, एक रोटेटर की स्पीड को मेंटेन करने के लिए कितना स्पीड, 200 रेडियन पर सेकेंड, एंड इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट अ टॉर्क ऑफ 180 न्यूटन मीटर। इंजन को कितना टॉर्क ट्रांसमिट करना पड़ रहा है, 180 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय द इंजन। नोट में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इम्प्लाइज दैट जीरो टॉर्क। और सही बात है कि अगर आपने क्या किया, आपकी जो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अगर है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम पर नेट टॉर्क का आपका जीरो है। अगर टॉर्क अगर आ जाता तो व्हाट हैपन, वेलोसिटी बढ़ने लगती। एज्यूम दैट इंजन इज 100% एफिशिएंसी। तो पावर कितना सप्लाई करेगा वो, तो पावर का सिंपल फार्मूला है कि पावर सप्लाइड बाय इंजन, क्या लिखोगे, P इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क इंटू डॉट ओमेगा। यही ना फार्मूला पावर का है, टाउ इंटू क्या है, टॉर्क डॉट ओमेगा। और इनके बीच का क्या है, अब देखो दिन से डॉट लेंगे, सिंपल टाउ इंटू ओमेगा हो जाएगा। ये टाउ की वैल्यू क्या है, 180 है, और ओमेगा क्या दिया है, यूनिफॉर्म दिया है 200। तो कितने वाट की पावर आ जाएगी, 3600 वाट। अब इसे कन्वर्ट करेंगे किलो वाट में, कभी कभी दिया है आंसर अगर, तो आप इसको 36 किलो वाट में भी बोल सकते हो। तो आई थिंक बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल पावर का लगाओ फार्मूला, टॉर्क रखो, ओमेगा रखो, मल्टीप्लाई करो, आपको पावर निकल जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2 इज कट आउट। The center of the hole is at r/2 from the center of the original disk. Locate the center of gravity of the resulting flat body. ठीक है ना, क्या है देखो ध्यान से, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ध्यान सुनो उसको। ये आपके पास मान लो एक बॉडी है, एक डिस्क आपके पास है ये, ठीक है ना। अब इस डिस्क का सेंटर क्या है, यहाँ पर मान लो C1 है ना, और इस डिस्क का जो रेडियस बोलो कितना हो रहा है, इसका जो रेडियस आपने लिया है, डिस्क का रेडियस आपने r लिया है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि हमें जो है कि एक सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2 कट करना है, r/2 का रेडियस सर्कुलर होल। तो पक्का है जब आप कट करोगे तो ये सेंटर से पास होगा, और पास होने के बाद ये क्या करेगा, ये इसके सरफेस को टच करता हुआ जाएगा, तभी तो r/2 बनेगा ना इसका रेडियस। बोलो बच्चा जी क्या बनेगा, इसकी रेडियस r/2 बनेगा, है ना। तो देखो ये आपका सेंटर बन गया, ये आपने इतना पार्ट क्या आपने कट कर लिया, ये पार्ट आप कट करके निकाल दिया, और ये जो रिमेनिंग पार्ट आपका देखो, ये जो पार्ट है ये, इसमें से आपने क्या किया, इसको, ये सेंटर किसका है, ये मेन सेंटर है C। जब ये पार्ट यहाँ था पूरा का पूरा, तो पूरा डिस्क सेंटर आपका C था। अभी आपने कितना कट किया, आपने जो कट किया पार्ट है उसका जो सेंटर यहाँ होगा, जो पार्ट आपने बाहर निकाला है, तो इसका जो क्या होगा, ये r/2 होगा, है कि नहीं बेटा जी। अब मुझे बताओ कि अगर जब आप इस पार्ट को बाहर निकाल दोगे तो इसका रिमेनिंग मास ये बचेगा,
अब बोल रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, यहाँ पर था, अब कहाँ जाएगा। तो ऑब्वियस है जब इस पार्ट को आप रिमूव करोगे तो यहाँ मास कम हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में, यहाँ कहीं शिफ्ट होगा सेंटर ऑफ मास आपका। बोल बच्चा जी, आई थिंक मेरी बात में पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास मान लो आपका आ गया C1, है ना। अब कितना डिस्टेंस शिफ्ट होगा, ये लेफ्ट साइड में, इसको हमने x ले लिया, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि ये जब इसको यहाँ ला के हम ज्वाइन कर देंगे तो सेंटर फिर यहीं आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक बॉडी इसको लो और एक बॉडी इसको लो, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, यहाँ पे करता है, ठीक है ना। अब इस बॉडी का मास कहाँ पे है, इस बॉडी का मास पूरा का पूरा देखा जाए, जो बॉडी आप निकाल रहे हो बाहर, उसका पूरा का पूरा मास इसके सेंटर पे होगा, और रिमेनिंग बॉडी का पूरा मास कहाँ होगा, ठीक है बेटा जी। अब आपको देखना, क्योंकि आप देखो, तो रिमेनिंग बॉडी का मास आप कहाँ माने हो, C1 पे, क्योंकि ये जब निकाल दिया आपने सेंटर ऑफ मास कहाँ, यहाँ आ गया, C1 पे आ गया, ठीक है बेटा जी। तो आप पहले क्या करो कि इस बॉडी का पहले मास निकालो जो आप कट कर रहे हो। तो पहले मास की बात कर लें तो आपको बता दूं मैं आपको कि अगर आप चीज़ें अगर यूनिफॉर्म हैं, है ना, तो आप कहोगे कि मास जो है वो मास जो है प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। जितना ज़्यादा क्या होगी एरिया, उतना क्या होगा, मास होगा। तो जो इसका मास क्या मान लो आप, इसका मास मान लो M1 मान लो, जो यहाँ पर होगा, और ये रिमेनिंग पार्ट का मास क्या मान लो, M2 मान लो। क्यों बच्चा जी, तो बोलो M1 क्या होगा, इसकी एरिया बोलो कितनी होगी, पाई आर कितनी होगी इसकी एरिया, M1 होगा इस छोटे वाले इसकी एरिया के स्क्वायर, तो होगा कितना होगा तुम्हारा, पाई R/2 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बेटा जी, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये इसकी एरिया, इसका मास आ गया। रिमेनिंग पार्ट का मास क्या होगा, देखो पूरे डिस्क का मास कितना है, सिंपल, पूरे डिस्क का मास है पाई आर स्क्वायर। कितनी एरिया निकाल दिया आपने, कितना मास निकाल दिया, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा आपका, 3/4 पाई आर स्क्वायर। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका मास कितना होगा, M2 बताओ, 3/4 पाई आर स्क्वायर। तो अब आप दोनों मास पा गए, जो बॉडी आपने कट करके निकाला है उसका मास मिल गया, जो बॉडी आपकी रिमेनिंग पार्ट है उसका मास निकाला आपने, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि x डिस्टेंस जो डिस्प्लेस हुआ x कितना होगा, है क्या बेटा जी, यही निकालना आपको है, x ही निकालना, क्योंकि x डिस्टेंस डिस्प्लेस माना आपने है। तो जो रिमेनिंग बॉडी का मास कहाँ है, यहाँ पर है, C1 पे है, और इस बॉडी का मास कहाँ, M1 पे है कि नहीं बेटा जी, क्योंकि इसको निकालने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, हमें x निकालना है। तो यहाँ एक M1, यहाँ पर एक M2 है, और इन दोनों को जब आप रखते हो साथ में रखते हो, सेंटर ऑफ मास यहाँ आता है। तो अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, इसका मास मान लो M1 है, इसका मास क्या है, M2 है, और अगर ये क्या है, अगर ये सेंटर ऑफ मास है, तो इस सेंटर मास के अबाउट इसका मास मोमेंट कितना होगा। अगर मान लो इसको मानो आप x1 मानो, इसको क्या मानो आप x2 मानो, तो M1 x1 और प्लस M2, यानी कह सकते हो आप M1 x1 इसका मास मोमेंट, अब प्लस क्या होगा M2 x2 इसका मास मोमेंट, ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो, क्योंकि इसका मास मोमेंट अगर पॉजिटिव है तो इसका मास मोमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, दोनों का सम हमेशा 0 होगा। तो इन रिमेनिंग पार्ट और इस बॉडी का ये मास M2, ये मास क्या M1 है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मास मोमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ मास मोमेंट, ठीक, क्या होगा, कितना होगा इसका, M1 इंटू दिस, इसका मास बोलो, है ना। तो आप कहोगे इसका कितना होगा मास मोमेंट, M1 इंटू R/2। इसके बाद हो गया ना M1 इंटू R/2, फिर M2 इंटू R/2, क्योंकि उल्टा कर रहे हो ना तो इसका माइनस करना पड़ेगा ना आपको। तो माइनस क्या होगा, M2 इंटू एक्स होगा ना, ये M2 इंटू एक्स, है ना बेटा, इज इक्वल टू क्या करोगे, 0। दोनों मास मोमेंट बराबर होता है, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। M1 R/2 इक्वल टू क्या आ गया, M2 x आ गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, क्या होगा तुम्हारा, M1/M2 इंटू R/2, और M1/M2 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ देखो, M1 कितना है, 1/4 पाई आर स्क्वायर,
तो यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू 1 क्या होगा 3 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा 3m1, है ना। तो बस आपका x कितना आ गया m1/3m1 इंटू r/2, m1 से m1 कटा, तो जो x आ गया वो कितना आ गया r/6 आ गया। मतलब इस पार्ट को अगर आपने कट करके बाहर निकाला तो सेंटर ऑफ मास कितना लेफ्ट में खिसक जाएगा r/6 खिसक जाएगा। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की यूज करके आपने मास मोमेंट का यूज किया और आंसर निकाला। ठीक है बेटा जी। देखो बेटा ये क्वेश्चन आपका है 6.60। अ मीटर स्टिक्स इज बैलेंस ऑन द नाइफ एज एंड इट्स सेंटर when two coins each of mass 5 gram are put one of top of the other at the 12 centimeter mark. The stick is found to be balanced at 45 centimeter. What is the mass of the meter stick? है ना, ये मीटर स्टिक की बात कर रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर स्टिक। तो आप मुझे बताओ कि आपके पास एक मीटर स्टिक यहाँ पर, ठीक है बेटा जी। अच्छा, यहाँ पर क्या है 0 मार्क्स ले लिया आपने, यहाँ क्या है 50 सेंटीमीटर मार्क्स ले लिया आपने, यहाँ पर 100 ले लिया आपने। मान लीजिए पूरा का पूरा ये 100 का है, ठीक है ना, 0 से 100 लिया मैंने। अब जो है कि अगर कोई मास वगैरह यहाँ पर नहीं प्लेस किया जाता इसके ऊपर, तो ये कहाँ होता, नाइफ एज यहाँ होता और आपका पूरा का पूरा रॉड बैलेंस होता। लेकिन क्या किया गया, यहाँ पर 10 ग्राम के 5 ग्राम के 2 कॉइन यहाँ पर एक साथ रख दिए गए। कितने मार्क्स पे बोलो जी, 12 सेंटीमीटर मार्क्स पे रख दिए गए। ठीक, अब बोल रहा है कि जब अब अगर रख दिए गए तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाइफ एज को रखने से तो बैलेंस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मास ज़्यादा हो गया, तो हमें नाइफ एज को थोड़ा खिसकाना पड़ेगा। हम खिसका करके इधर लेके आए तो ये कितने मार्क्स में मिला आपका 45 सेंटीमीटर मार्क पे आपका ये नाइफ एज में रखा हमने, ये पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। ठीक है बेटा जी। अब हमें निकालना क्या है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ द स्टिक। मुझे बताओ कि पूरा का पूरा जो आपका सेंटर तो यहाँ इसका है, तो इस पॉइंट पर क्या लगेगा, इस पॉइंट पर लगेगा इसका वेट, है ना। सेंटर पे आपका इस पूरा का पूरा वेट कहाँ से लगेगा, सेंटर से लगेगा। ये आपका लगेगा mg। m क्या है, m इज़ द मास ऑफ द स्टिक एंड g आपका x ऐसे ड्यू टू ग्रेविटी है, वो 50 पे लगेगा। ठीक है बेटा जी। अब मुझे बताओ कि जब नाइफ एज आपने यहाँ रखा तो इसका रोटेशन बंद हो गया, इस पर नेट फोर्स भी 0 हो गया, ठीक है ना। तो आपने कहा कि भाई इस केस में क्या है कि भाई एफ नेट रॉड पर कितना है, बोलो एफ नेट रॉड पे कितना है। तो आपने कहा एफ नेट आपका 0 है, क्योंकि आपका कैसा ये स्टैटिक है ना, आपका एफ नेट आपका 0 है। तो अगर ये रोटेट नहीं कर रहा है तो टॉर्क नेट भी क्या होगा, इस पर 0 होगा, है ना। ये कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये, अगर सिस्टम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम है तो। अब मुझे बताओ कि ठीक है एफ नेट 0 है, अगर हम टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क कितने फोर्सेस लगे हैं, यहाँ पर 2 फोर्सेस लगे हैं। एक तो mg लगा हुआ है, क्योंकि हम इसको O मान लेते हैं, इसी के अबाउट टॉर्क निकालेंगे। तो जो mg है, अच्छा एक फोर्स कहाँ लगा, यहाँ लगा हुआ है 10 ग्राम। ये कहाँ करेगा, ये जो है इस तरीके से इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा ये आपका, ये आपको कहोगे सर ये आपका फोर्स लगा दे कितना, आपको मान लो कि इसका मास ऑफ द कॉइन है, ये मास ऑफ द कॉइन इंटू जी कर दिया आपने। तो ये किसका है, ये तो पूरे के पूरे स्टिक का मास है ना, पूरा का पूरा। ये क्या करेगा, ये मास घुमा इस ओ के अबाउट इसको ऐसे घुमा देगा। ये कौन सी वाइज है, ये तो क्लॉक वाइज है। और ये जो आपका कॉइन्स का मास है, जो कॉइन का मास है वो कहाँ रोटेट करवाएगा, कॉइन का मास जो रोटेट करवाएगा आपका, अब इसका रोटेशन कहाँ होगा, इसका रोटेशन इधर होगा। ये क्या होगा तुम्हारा, ये क्लॉक वाइज होगा और ये एंटी क्लॉक वाइज होगा। जितना इसका टॉर्क होगा उतना इसका टॉर्क होगा, नेट टॉर्क का तुम्हारा हो जाएगा 0, है कि नहीं बेटा जी। तो टॉर्क अबाउट नाइफ एज, है ना। तो आपका टॉर्क जो होगा अबाउट क्या होगा, आपका टॉर्क अबाउट नाइफ एज। नाइफ एज बताओ कितना होगा, ये तो 0 होना है। तो पहले क्या करो आप, एक ले लो आप। अच्छा पर डिस्टेंस का हम कर देते हैं, क्या मुझे बताओ बेटा जी। अब ये 45 सेंटीमीटर यहाँ से, तो बोलो कितना डिस्टेंस इसका, ये वाला कितना होगा डिस्टेंस, ये तो 5 होगा ना। तो फोर्स कितना लगा mg, कितना फोर्स लगा mg और इंटू क्या आएगा 5, तो यहाँ आएगा mg इंटू 5, इसका टॉर्क आ गया, है ना बेटा जी।
अब बोलो, अब ये जगह एक का लोगे पॉजिटिव तो एक का क्या होगा तुम्हारा हो जाएगा नेगेटिव। अब माइनस बोलो इसका मानो, तो ये बोलो ये वाली बताओ कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये यहाँ से लेकर के ये वाली डिस्टेंस, ये 12 है, ये 45 है ना, तो ये लगभग आ जाएगा तुम्हारा कितना 33 सेंटीमीटर। कितना आएगा ये 33 सेंटीमीटर आएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा आपका, देखो मास ऑफ द कॉइन इंटू जी और इंटू 33 सेंटीमीटर में सब, और ये सब क्या होगा इक्वल टू आपका 0 होगा, क्योंकि नेट टॉर्क क्या है आपका 0 है। तो यहाँ से जो आपका मास निकालो, किसका मास निकालना हमको, स्टिक का मास निकालना है m। ये जो आपका m निकालोगे ये आ जाएगा मास ऑफ द कॉइन इंटू 33 अपॉन कितना नीचे आएगा, क्योंकि g और g दोनों कटी जाएगा, सिंपल आएगा, नीचे आपका 5 आ जाएगा। मास ऑफ द कॉइन कितना रखोगे 10 ग्राम, कितना रखोगे 10 ग्राम, तो ये आपका आ जाएगा 66 ग्राम रखोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक बड़ा सिंपल था, सिर्फ आपको नेट टॉर्क क्या करना था, 0 करना था। ठीक है बेटा जी, ये नाइफ एज के अबाउट, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। बेटा यहाँ दिया हुआ है कि द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज़ मास 5.30 इंटू 10 टू पावर -26 kg, अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1.94 इंटू 10 टू पावर -40 kg मीटर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू एटम्स। ठीक है, सपोज दैट मीन स्पीड ऑफ सच मॉलिक्यूल इन अ गैस इज 500 मीटर पर सेकेंड एंड that its kinetic energy of rotation is 2/3 of its kinetic energy of translational. Find the average angular velocity of the molecule. तो आप सिंपल सोल्यूशन देखो ध्यान से, जो जो क्वेश्चन में दिया गया ध्यान देना। पहले ये जो टर्म दिया है कि भाई इसकी जो काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये ट्रांसलेशनल की क्या है 2/3 है। तो यहाँ आपने कहा कि काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल है ना, वो क्या है 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये होगी ट्रांसलेशनल होगी। क्यों बच्चा जी, ये आपकी ट्रांसलेशनल होगी, है ना। अब क्या होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होती है, और क्या होगा 2/3 ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ट्रांसलेशनल 1/2 mv स्क्वायर होती है। यहाँ से जब ओमेगा आप कैलकुलेट करोगे तो व्हाट इज द ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा जी 2mv स्क्वायर अपॉन 3i, है कि नहीं बेटा जी। जब यहाँ से आप क्या ओमेगा निकालोगे ये आई जाएगा नीचे। ठीक है बेटा जी। अच्छा, जब इस ओमेगा को आप निकालोगे तो आ जाएगा रूट में, क्या बनेगा ये 2mv स्क्वायर अपॉन 3i। सारी वैल्यू रख दो इसके अंदर और आंसर निकल आएगा। क्या है मास कितना है, मास आपको दिया है 5.30 इंटू 10 टू पावर वॉट 26 दिया हुआ है ना बेटा जी। वी कितना दिया आपको 500 दिया है, 500 का स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन, अब नीचे क्या आपका है 3 इंटू ये जो आई दिया आपको है, आई कितना दिया है 1.94 इंटू 10 टू पावर -46। जब इसे कैलकुलेट करेंगे रूट निकालेंगे तो आएगा 6.75 इंटू 10 टू पावर 12 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका आंसर हुआ। आई थिंक मेरी बात समझ गए। अब बहुत ही आसान था, यह वैल्यू ही पुट करना था इसमें। तो आपने पूरी की पूरी क्या है रोटेशनल मोशन में एनसीईआरटी की पूरी आपने एक्सरसाइज कंप्लीट की, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितना भी कंसेप्ट था बड़े इंपॉर्टेंट थी और खूब अप्लाई होते हैं, इसमें से प्रॉब्लम भी आएंगी। नीट में बहुत बार सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए क्या इसको रिपीट करो, आप बार बार इसको पढ़ो, जहाँ डाउट हो बेटा वहाँ पूछो। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।